वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350, जो कि थंडरबर्ड 350 का एक कंप्लीट और ऑल न्यू रिप्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है। उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। इस गाड़ी को मैंने 80 से 90 किलोमीटर चलाया, हाईवे पे भी चलाया, सिटी में भी चलाया, और इसका एक कंप्लीट और डिटेल रिव्यू मैंने करा है, जो कि आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो क्यों ना एक बार कवरनेस्ट ट्राई करें। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जिनको आप कवरनेस्ट पर कंपेयर भी कर सकते हैं, और जो भी आपको वैल्यू फॉर मनी लगता है वो इंश्योरेंस आप यहां पर खरीद भी सकते हैं। और जी हां, कवरनेस्ट पर आपको व्हीकल इंश्योरेंस पर अप टू 70% तक का डिस्काउंट मिलता है। बस सिंपली व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और कुछ ऑनर डिटेल्स डालकर आप इंश्योरेंस करा सकते हैं और इंस्टेंट पॉलिसी डिलीवरी ले सकते हैं। और हां, अगर आपकी प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना व्हीकल इंस्पेक्शन कराए भी आप इंस्टेंटली अपनी पॉलिसी रिन्यू करा सकते हैं कवरनेस्ट पर। कवरनेस्ट का भारतीय एएक्स से बजाज अलायंस, इफ्को टोक्यो और एचडीएफसी अर्गो जैसे ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स के साथ टाई अप भी है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देरी किस बात की, अगर इंश्योरेंस कराना हो तो नीचे आप लिंक पर क्लिक करके अपनी व्हीकल का इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने एक इन डेप्थ रिव्यू करा है, जिसमें इस गाड़ी के राइडिंग डायनेमिक्स, एर्गोनॉमिक्स, परफॉर्मेंस, हर चीज कवर करी है, ऊपर से नीचे लेके गाड़ी में कुछ भी चीज नहीं छोड़ी है। और एक चीज जो छोड़ दी थी वो थी ऑनेस्ट ओपिनियन, जो कि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में डिमांड कर रहे थे और लोगों ने प्रोज एंड कॉन्स भी डिमांड किए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में मैं आपको अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन भी दे दूं कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे बात करके, अनस्क्रिप्टेड बात करके, बस कुछ चीजें मैं याद रखूंगा जो उस गाड़ी में थी, जो मैंने एक्सपीरियंस करी वो बता के, और साथ ही कुछ प्रोज एंड कॉन्स इसमें इंक्लूड करके। तो वो रिव्यू तो काफी लंबा था और वो डिटेल्ड रिव्यू था। अगर आपको वो चेकआउट करना तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो है ये एक क्विक व्यू रहेगा गाड़ी का, और इसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें एक कम टाइम स्पैन में आपको मिल जाएंगी, और साथ ही मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन भी मिल जाएगी। इंजन की तरफ अगर चलते हैं तो इंजन इसमें आपको कंप्लीटली न्यू देखने को मिलता है। कंप्लीटली न्यू यानी कि इस इंजन में कोई भी पुरानी चीज नहीं है। यानी कि जो क्लासिक 350 वाला इंजन था पहले, वही थंडरबर्ड में आया करता था, लेकिन अब ये जो इंजन है ये इसका प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया है कंपनी ने। इसका सीसी में 1-2 सीसी का डिफरेंस आ गया है, इसमें परफॉर्मेंस का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया है। तो जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है, और इंजन में क्या अच्छी चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं कि इसके इंजन में अब कंपनी ने काउंटर बैलेंसर शाफ्ट डाल दिया है, जिससे क्या होगा कि वाइब्रेशंस जो है वो शाफ्ट उसमें एब्जॉर्ब कर लेगी, डैम्प हो जाएंगे, वाइब्रेशंस इतने ज्यादा नहीं आएंगे। तो वाइब्रेशंस तो डेफिनेटली कम हुए हैं। आपने देखी होगी अगर वो वीडियो, तो आपको पता होगा मैं कितना एक्साइटेड था उसके वाइब्रेशंस कंट्रोलिंग देखकर, गाड़ी के कितने अच्छे से वाइब्रेशंस कंट्रोल हो गए। हालांकि वाइब्रेशन टॉप एंड में आते हैं उसमें, और टॉप एंड में वाइब्रेशंस जो हैं वो इरिटेटिंग नहीं आते। जो पहले क्लासिक 350 में आते थे इरिटेटिंग वाइब्रेशंस, वो आपको वाइब्रेशंस वैसे नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन टॉप एंड में वाइब्रेशंस डेफिनेटली महसूस होंगे। तो वाइब्रेशंस के मामले में इंजन काफी बेहतर हो चुका है पहले से। सिटी राइडिंग में अगर आप चलाते हैं इसको तो आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशंस महसूस नहीं होंगे। हैंडल बार हिलेगा, हिलने में और वाइब्रेशन में फर्क होता है, तो वाइब्रेशनल इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन थोड़े बहुत मिरर्स जो है वो हिलेंगे, उसमें कोई इशू इतना नहीं है। दूसरी चीज ये कि इंजन में टैपिट नॉइज, जो कि रॉयल एनफील्ड के इंजन्स में 100% आती है, हर गाड़ी में आती है। तो उससे, और वो नॉइज ऐसी होती है कि एक थंप वाला जो एग्जॉस्ट नोट होता है ना वो अलग आता है, और टैपिट नॉइज अलग आती है। तो वो नॉइज बैकग्राउंड में होती है और वो काफी इरिटेटिंग फील होती है। ऐसा लगता है कि जैसे इंजन में कोई प्रॉब्लम है। तो वो नॉइज क्लासिक 350 में आती है, और जो इनके दूसरे थंडरबर्ड जो थी उस वाले इंजन में आती है। और ये वाला जो इंजन है इसमें बहुत से लोगों ने पूछा कि टैपिट नॉइज आ रही है नहीं आ रही, तो मैं बता दूं इस इंजन में टैपिट नॉइज बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो वो चीज जो प्रॉब्लम थी वो कंप्लीटली इस इंजन में सॉल्व हो चुकी है। अब अगर हम कंपटीशन देखें तो कंपटीशन में आपके पास इसमें कोई खास गाड़ियां हैं ही नहीं। गाड़ियां हैं लेकिन वो बिक नहीं रही। तो जो गाड़ी बिकती नहीं है मैं तो कहता हूं उसे नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कंपनी उसे कभी भी डिसकंटिन्यू कर सकती है, और फिर आफ्टर सेल सर्विस में कस्टमर्स को ही परेशान होना पड़ता है। तो रॉयल एनफील्ड का तो यह है कि अभी ये आई है तो ये डिसकंटिन्यू नहीं होगी, चलेगी गाड़ी, और ये बिक भी रही है, काफी अच्छे से बिक रही है। तो अब आपके पास कंपटीशन में कौन सी गाड़ी बचती है? जावा की बाइक्स बचती हैं। जावा ने तो अपनी 42 में शॉर्ट स्ट्रोक इंजन बना दिया, यानी कि ओवर स्क्वायर इंजन बना दिया। और ओवर स्क्वायर इंजन में हालांकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन थंप नहीं है। तो एक तरीके से उस गाड़ी में फील ही नहीं है क्रूजर वाला। और इसमें जो है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन मिलता है, तो इसमें थंप भी है, फील भी है, टॉर्क भी है। अब शॉर्ट स्ट्रोक इंजन आप क्रूजर में डाल दोगे तो मजा नहीं आएगा, तो वही जावा ने करा है। तो वो गाड़ी हालांकि बिक नहीं रही। दूसरी गाड़ी आपके पास आ जाती है होंडा सीबी 350 हाईनेस। तो मैं आज आपको वो बता दूं कि उस गाड़ी के अभी हाइप कितनी हो, उसका बबल कितना ही बड़ा हो, लेकिन वो कभी ना कभी बर्स्ट हो जाएगा, और वो गाड़ी इतनी ज्यादा नहीं बिक रही और ना बिक पाएगी। और कब तक नहीं बिक पाएगी? वो जब तक नहीं बिक पाएगी जब तक होंडा उसे अपनी नॉर्मल डीलरशिप्स पे ना बेचे। अगर वो बिग विंग पे बिक रही है तो वो गाड़ी सेल्स नहीं दे पाएगी, और अगर किसी ने बिग विंग से खरीद भी ली तो क्या वो सर्विस कहां पे कराएगा? तो आफ्टर सेल सर्विस में वो गाड़ी बिल्कुल जीरो रहेगी, क्योंकि बिग विंग जो है एक स्टेट में 2 से 3 बिग विंग है, उससे ज्यादा बिग विंग है ही नहीं।
तो वो रही प्रॉब्लम, वो गाड़ी जो है अलग हट गई, जावा अलग हट गई। और क्रूजर्स में आपके पास कौन सी आती है? बजाज एवेंजर, जो कि अभी नामो निशानी नहीं है मार्केट में, ज़्यादा इतनी उसकी हाइप ही नहीं है। तो कुल मिला के आपके पास यही गाड़ी बचती थी, क्लासिक 350 बचती थी आपके पास क्रूजिंग के लिए, लद्दाख जाने के लिए या फिर हाईवे टूरिंग के लिए। और अब आपके पास थंडरबर्ड भी आ गई है जो कि बिल्कुल नई इंजन के साथ आई है। तो ये ज़्यादा बेहतर महसूस हो रही है मुझे। ये इंजन मतलब ऐसा है कि अगर आप दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में इस इंजन को रख दो तो मैं इसी इंजन को सिलेक्ट करूंगा। पहले मैं रॉयल एनफील्ड के इंजन से थोड़ा बच के चलता था, लेकिन ये इंजन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और इंप्रेस भी करा है। अब इंजन से लेके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे इसमें लगा हीटिंग का। ये इंजन, हालांकि इसका जो राइडिंग पोस्चर है उसमें पैर जो है आपके इंजन के बहुत पास से होते हुए जाते हैं, सबसे पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ ये कि इंजन जो है हीट बहुत हो रहा था। मैंने गाड़ी को 80 से 90 किलोमीटर चलाया, हाईवे पे भी चलाया, हालांकि इस टाइम सर्दियां हैं, इतना इंजन हीट नहीं होना चाहिए। और वो गाड़ी 500-600 किलोमीटर चली हुई थी, टेस्ट ड्राइव व्हीकल थी। तो मैंने उसको चलाया 120 की स्पीड तक, टॉप स्पीड पे भी चलाया, सब कुछ करा मैंने उससे। और हालांकि सर्दियां हैं तो ठंडी हवा चलती रहती है तो इंजन पे लगती रहती है, एयर कूल्ड इंजन है तो ठंडा हो जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने उसे रोका तो पैर पर हीट बहुत तेज डिसिपेट हो रही थी, यानी कि पैर पर हीट इतनी तेज आ रही थी कि मुझे इरिटेशन, अजीब सा लग रहा था कि यार मैंने क्यों रोक ली गाड़ी। तो अगर आप उस गाड़ी को हाईवे से चला के इंजन हीट करके गर्म करके सिटी में लेके आएंगे और चलाएंगे तो आपको डेफिनेटली पैर पर हीट महसूस होगी। तो इंजन का जो हीट मैनेजमेंट है वो ठीक तो है, लेकिन पैरों पर आना वो ठीक नहीं है। तो इंजन की बात तो मैं यहीं खत्म करता हूं। और अगर ओवरऑल आप मुझसे पूछें कि इंजन अच्छा है कि नहीं, क्योंकि मैं इंजन से रिलेटेड भी वीडियोस बनाता हूं, सिर्फ मैं गाड़ियों पे रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाता, तो मेरी जितनी नॉलेज कहती है वो ये कहती है कि ये इंजन काफ़ी अच्छा है और रॉयल एनफील्ड ने इंप्रूव करा है। तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी पर जा सकते हैं। क्रूजर सेगमेंट में एक ही अच्छी कंपनी है रॉयल एनफील्ड जो आपको गाड़ी बना के दे रही है और अच्छा इंजन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंजन तो ओवरऑल अच्छा है, इंजन से मुझे इसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अब अगर आपका बॉडी टाइप मेरी तरह है, लीन, और आपका वेट उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब आप हैवी वेट नहीं है, तो शायद आपको इस गाड़ी पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने इसको हाईवे पे हाई स्पीड्स पे चलाया तो फ्लाईओवर के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर गाड़ी पीछे से बाउंस कर रही थी। क्यों? क्योंकि इसका जो रेयर सस्पेंशन है वो स्टिफ साइड पर है, और स्टिफर साइड पर होने की वजह से, और स्टिफ साइड पर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि क्लासिक 350 जो कि जिसके सस्पेंशन अच्छे माना करते थे उससे ज़्यादा स्टिफ है इसका सस्पेंशन। कंपनी उसका सस्पेंशन दे देती है इसमें तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाता है इसमें। तो अगर जैसे आप हैवी वेट नहीं है तो गाड़ी पीछे से थोड़ी बाउंस करती है, उछलती है। दूसरी चीज़ ये कि कंपनी ने क्लासिक 350 में गैस चार्ज सस्पेंशंस दिए, लेकिन इसमें आपको गैस चार्ज नहीं मिलते, कैनिस्टर इसमें नहीं लगा हुआ मिलता सस्पेंशंस में। तो सस्पेंशंस में थोड़ी सी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करी है, ये भी हम इसमें कह सकते हैं। तो अगला सवाल बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि ऑफ रोडिंग के लिए क्या ये गाड़ी केपेबल है? तो उसका सबसे पहले मैं आपको जवाब देता हूँ, ये गाड़ी क्रूजर सेगमेंट की है, ये एडवेंचर टूरर सेगमेंट की नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इससे ऑफ रोडिंग करते हैं तो क्या ये केपेबल है? तो मैंने हाँ इसमें थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करी, माइल्ड ऑफ रोडिंग जिसको कहते हैं वो करी, और 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें। मतलब माइल्ड ऑफ रोडिंग के लिए आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। लद्दाख अगर आप ले जाते हैं तो भी ये गाड़ी आराम से चलेगी। अगला एडवांटेज मुझे इसमें ये लगा कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं तो ट्यूबलेस टायर्स में आपका डिफ्लेशन बहुत धीरे धीरे होता है और आप बच जाते हैं। और क्यों? वो इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें अलॉय व्हील है। अगर इसमें स्पोक व्हील दे देती कंपनी तो हालांकि उससे राइड क्वालिटी थोड़ी प्लस हो जाती, थोड़ी अच्छी हो जाती, मगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं और फिर आपको कोई परेशान होना पड़ता कि पूरा व्हील निकालना पड़ता आपको एक पंचर को बनाने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपको इसमें नेविगेशन मिल जाता है, फीचर्स मिल जाते हैं। और एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी जो कि डिसएडवांटेज में मैं कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड ने इसका फ्यूल मीटर जो है वो इंप्रूव नहीं करा। फ्यूल मीटर में इसमें एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है, हर कुछ दिखा रहा था फ्यूल मीटर, मतलब कहीं पे भी फ्यूल लाइट जल जाती थी। हालांकि मैंने इसमें फ्यूल भरवाया था अच्छा खासा, मुझे ऐसा लगा कि शायद माइलेज नहीं दे रही गाड़ी या कुछ, तो मैंने 2-3 बार मुझे तो ऐसा लगा कि फ्यूल मीटर प्रॉब्लम कर रहा है। तो फ्यूल मीटर जो है इसका एक्यूरेट नहीं है कुल मिला के, तो उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन अब पूरी बात करके मैं कुछ भी कहूं, क्रूजर सेगमेंट में मुझे मीटियोर काफी पसंद आई, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ऑनेस्ट ओपिनियन वाली वीडियो है, डिटेल रिव्यू हमने अलग कर दिया इसलिए। तो उसमें मुझे क्रूजर सेगमेंट में अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं डेफिनेटली, हालांकि मुझे क्रूजर्स नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 पर ही जाता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। और जी हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।